चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। लास्ट 2 बार में आया था कि आजमल नहीं जीतेगा, लेकिन इलेक्शन के बाद समहाउ जीत जाता है। अंधभक्ति जो है, आजमल का भी कुछ भक्त है। शेर को पाला है तो खर्चा है तो होगा। ये आजमल साहब उस काट के है कुछ लोगों के लिए। पीआर का जो टीम है वो कुछ हाई लेवल पे ही इसको स्प्रेड आउट कर रहा है। जितना किया है उससे ज्यादा बता दो। बहुत ज्यादा। सुपर 40 नाम का एक इनका कुछ स्कीम है, सुपर 40, लेकिन उधर सुपर 40 में 500 से ज्यादा स्टूडेंट है। आजमल एमपी तो है हमारा, लेकिन उसका हॉस्पिटल जो है होजाई में है। आजमल साहब इतना अगर दमदार लीडर है तो अपना होजाई में वो जीत के दिखा दे। एज एन एमपी ही इज ए बिग फेलियर। डिजर्विंग तो पाकिस्तान में अहमदिया भी है और अफगानिस्तान में हजाराज भी है। ये भी डिजर्व करते हैं, लेकिन इसको तो नहीं मिला ना, सीए के जरिए नहीं मिलेगा क्योंकि मुस्लिम है। ऐसा ना है हिंदूवादी है तो मैं हिंदू हूँ, मेरा घर दे, नौकरी दे, तब ना पूछेंगे जब मैं हिंदूवादी हूँ, हम हिंदू है, अब मुसलमान को नहीं दिए हमको दिए, तब ना हम सपोर्ट करेंगे किसी को। पाव का नशा कहते हैं। हाँ, वो ऐसे बीड़ी में या सिगरेट में लेके वो ऐसे करके ये स्ट्रीमलाइन हो रहा है। ये जो आजमल साहब धुबरी में हार भी जाता है ना, तो रिकाउंटिंग कराएगा हिमंत विश्व शर्मा जी, रिकाउंटिंग करा के वो आजमल को जिता देगा। ये साल है 2024, अप्रैल का महीना है, 14 तारीख है। असम में बिहू का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस तारीख तक असम के सबसे छोर पर जो ज़िला है धुबरी नाम का, वो कितना आगे आया है वक्त के साथ, या आप इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जिस सड़क पर हम खड़े हैं ये धुबरी की मशहूर कॉलेज रोड है। सबसे ज़्यादा शिक्षण संस्थान धुबरी में, जो ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस है वो इसी कॉलेज रोड पे हैं। सिर्फ धुबरी के ही नहीं, आसपास के जो बाकी ज़िले हैं, कोकराझार हुआ, बीटीएडी रीजन का, ग्वालपारा, वहाँ के सारे बच्चे इसी रोड पर जितने शिक्षण संस्थान हैं उनमें पढ़ने आते हैं। और आप देख रहे हैं रौनक के हिसाब से कितनी है। इस तरफ का भी उनको दृश्य दिखा दीजिए। ये कॉलेज रोड है। तो आप जब धुबरी आते हैं तो आपको धुबरी ऐसा लगता है कि यहाँ कैलेंडर में तारीख है ना, आज से 20, 25, 30 पता नहीं कितने साल पहले ठहर गई थी। वो बीच बीच में आपको सिविलाइजेशन लगता है कि हाँ 2024 जब जेब से कोई फ़ोन निकाल लेता है, या बैटरी रिक्शा आपको दिख जाता है जो 2-3 साल पहले आया, या कोई नई गाड़ी आपके अगल बगल से निकल जाती है। ऐसा क्यों है, यही सब जानने के लिए हम कुछ लोगों से यहाँ बात करने वाले हैं कि मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ पीछे रह गया धुबरी। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम नाजिफा तस्नीम है। मैम आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ। कहाँ पढ़ाती हैं? मैं कॉलेज पर पढ़ाती हूँ। मैम सिंस आप टीचर हैं तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं, हम कॉलेज रोड पे भी हैं, इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं। धुबरी में हमें बताया गया कि लिटरेसी रेट बहुत अभी कम है, मतलब 60% के नीचे ही है, 55, 56, 57 के आसपास ही पहुंचा है। क्या वजह लगती है आपको कि इतने कम बच्चे क्यों पढ़ पाए हैं अब तक यहाँ पे? देखिए, पढ़ने के लिए मतलब जो चीज़ें चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो धुबरी में उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ आज तक। हमारा देश मतलब इंडिपेंडेंस का कितना साल हो चुका है, लेकिन जिस हिसाब से हमें रिसोर्सेज चाहिए डेवलपमेंट के लिए, उस हिसाब से नहीं हुआ। अगर हम नेशनलिटी के हिसाब से देखें तो ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट एक मतलब मेन पार्ट से जो है थोड़ा बिछड़ा हुआ है, ऑलराइट। तो उस हिसाब से अगर धुबरी को देखें वो और भी ज़्यादा बिछड़ा हुआ एरिया है। तो जो एक फोकस चाहिए होता है लीडर्स की तरफ से, जो फोकस चाहिए होता है वो हमको कभी मिला ही नहीं। इसीलिए जो कुछ लोग जो एजुकेटेड है वो ऑटोमेटिक बाहर चले जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, और हर किसी के पास इतना पैसा तो होता नहीं है। वी आर बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली। हाँ, हमारे पापा जो इनकम करते हैं उससे मतलब बहुत मेहनत से पढ़ाते, बाहर पढ़ाते। इधर उतना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है कि हम मतलब कुछ अच्छे से पढ़ाई कर सके। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ नहीं है, एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। इतना साल हो गया, उसके बाद भी हमारे पास एक यूनिवर्सिटी नहीं है। एक रिसेंटली जस्ट एक मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ है, बस हुआ है मैम वो। बस अभी तक काम तो चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, 2 साल हो चुका है। बस कुछ पैरामेडिकल कोर्सेस ओपन हुआ है, अभी फुल्ली ओपन भी नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी कौन सी लगती है मैम यहाँ पे? यूनिवर्सिटी इधर अगर बोले तो हमें डायरेक्ट अपर असम की और गुवाहाटी पर जाना पड़ता है। यहाँ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जुरिसडिक्शन में। हाँ, ये एरिया जितना भी कॉलेजेस है वो ज़्यादातर गुवाहाटी एफिलिएशन के अंदर ही आता है। इधर हमारा खुद का कुछ यूनिवर्सिटी है नहीं। मैम मैं 2 चीज़ें जानना चाहता हूँ। एक, जो सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि आप शिक्षक यहाँ अच्छे से बता पाएंगी। और दूसरा, जो
एक वो गैप है उसको प्राइवेट जो संस्थान है उन्होंने कैसे भरा है या नहीं भरा है? यहाँ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, उनकी क्या स्थिति है? कितने स्कूल और कितने कॉलेज होंगे धुबरी में, और वहाँ पढ़ाई की क्या क्या स्तर है? अगर पढ़ाई के स्तर बताया जा सके तो जितना भी स्कूल है मतलब ज़रूरत के हिसाब से टीचर रिक्वायरमेंट बहुत कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, और बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स है उससे ज़्यादा भी नहीं है। और स्टूडेंट जो है तो हम लोग आजकल मतलब सरकारी स्कूल की हालत इतना ख़राब हो चुका है कि हम प्राइवेट पर जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आपके घर में आपके पेरेंट्स जो भी करें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेहनत मजदूरी कर कर हमें प्राइवेट में जाना ही पड़ता है क्योंकि सरकारी स्कूल और कॉलेजेस की हालत इतना ज़्यादा ख़राब है। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी क्या स्थिति है यहाँ? वो गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत बेहतर रिजल्ट कर रहा है। तो कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट से स्कूल लेवल का जो है वो गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट का बहुत अच्छा जा रहा है अगर कंपैरिजन के हिसाब से देखें। मैम, हमने पढ़ाई पे बात की, मुझे 2-3 ऐसे विषयों पे बात करनी है जिस पर महिलाएं ही ठीक से जवाब दे सकती हैं, और थोड़ा एक्सेस का प्रॉब्लम है धुबरी में, कन्विंस करना पड़ता है लोगों को, लेकिन मैम टीचर हैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कैमरे पे आके आपसे बात करती हूँ। मैम, यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है यहाँ की लड़कियों की, यहाँ की महिलाओं की, उसकी स्थिति क्या है? उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ किस तरह की मिल रही हैं, और उनका जैसे मैं ये आप खुल के बताएं कि उनको किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं और वो कैसे कोप अप कर रही हैं? देखिए, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बोला जाए तो ज़्यादातर औरत जो है उनको फैमिली सिस्टम और फैमिली मैनेजमेंट जो होता है उनको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। ज़्यादातर लोग इलिटरेट है तो उनको फैमिली के बारे में कुछ ज़्यादा कंसेप्ट ही नहीं है कि किस तरह से एक फैमिली डेवलप हो सकता है, कितना बच्चे होने के बाद मतलब उनका हेल्थ के ऊपर असर पड़ सकता है, या कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। जो थोड़ा बहुत एडुकेटेड है वो यूज़ कर लेते हैं, और जो ज़्यादा एडुकेटेड नहीं है उनका तो आप घर में जाकर देखिए, इधर खाने के लिए कुछ है नहीं, बच्चों की लाइनें लगी हुई है, ऐसा है। 2 और सवाल हैं जो मैं चाहता हूँ कि एक महिला के पर्सपेक्टिव से आप बताएं। एक तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ चाइल्ड मैरिज का कितने केसेस, मतलब आपके हिसाब से कितने केसेस हो जाते हैं? हम धुबरी टाउन में हैं, यहाँ पे चौर में हम लोग दिन में गांव में गए थे, वहाँ पे और कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा और दूर है, या कहें कि अतीत में जी रहा है अभी। और बहु विवाह की प्रॉब्लम किस तरह? चाइल्ड मैरिज की सिस्टम अब जो नया एक्ट लागू हो चुका है उसके बाद थोड़ा बहुत कम हो चुका है। लोग डरते हैं इस वजह से कि कुछ एक्शन लिया जाएगा अथॉरिटी के। अभी जो क्रैकडाउन हुआ था पिछले साल, तो उसमें प्रॉब्लम तो है, लेकिन अभी भी मतलब वो लोग गवर्नमेंट को बोल रहा है कि ये हमारा सिस्टम है, आप इंटरफियर क्यों कर रहे हैं। उनको मतलब उन डेवलप उतना नहीं है कि ये अच्छाई के लिए है। अगर अच्छाई करने के लिए कोशिश करें तो एक जनरेशन को थोड़ा बहुत तो सफ़र करना ही पड़ेगा ना, तो उनको मतलब ये नेगेटिव ही लग रहा है। ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ नेगेटिव लग रहा है। और अगर थोड़ा मतलब अगर आप हाई सोसाइटी या एडुकेटेड लोगों के पास जाकर पूछे तो हम बोलेंगे हमारे लिए सही है, क्योंकि सबको इंडिपेंडेंट और इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। और आज भी अगर देखा जाए तो हम बहुत मतलब अदर स्टेट के हिसाब से, अदर ज़िले के हिसाब से बहुत मतलब पीछे छूट गए हैं। आखिरी टिप्पणी मैम, उसके बाद मैं फ्री कर दूंगा, आपको जाना भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक खूब बात होती है, और इस सवाल का जवाब मैं बाकी जो यहाँ लड़के खड़े हैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि एक अजमल मॉडल की बहुत बात होती है कि उन्होंने काफ़ी फिलंथ्रोपी की है, बहुत स्कूल खुलाए हैं, बहुत हॉस्पिटल खोले हैं, ऐसा लोग कहते हैं, इस तरह का वो प्रचार करते हैं। आप धुबरी में रहती हैं और ये सारे इश्यूज़ को आप फेस कर रही हैं, समाज में जो है उनको भी देख रही हैं, आप कैसे रेट करती हैं जो ये सो कॉल्ड अजमल मॉडल है? अगर सच बोला जाए तो धुबरी का जो एजुकेशन सिस्टम है उसे डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। वो फ्री कोचिंग प्रोवाइड करते हैं मेडिकल के लिए, आईएएस के लिए। इवन उनका जो इंस्टीट्यूशन है कॉलेज लेवल का, वो भी हर साल बहुत अच्छा मतलब स्कोर करता है, बहुत हाई लेवल पर है। अगर कॉम्परेटिवली प्राइवेट कॉलेजेस देखा जाए तो अजमल का स्कोर हमेशा ही अच्छा होता है, एवरेज ही बहुत अच्छा होता है। और मतलब स्कॉलरशिप का जो है, जो बच्चे मतलब पढ़ नहीं सकते बट मेरिटोरियस है, उनके लिए वो स्कॉलरशिप की वजह से वो बहुत हाई लेवल पर जा चुका है। और एक मतलब रेवोल्यूशनरी चेंज जो है वो अजमल की द्वारा मतलब आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमसे बात की।
मैम को उसी पुल पे घूमने जाने का इनका प्लान था जो हमने आपको दिखाया था। थैंक यू मैम। मैं अब कुछ और जो यहाँ पे युवक जमा हैं उनसे बात करूँगा। दादा आपका नाम क्या है? राशिद, क्या करते हैं राशिद जी आप? मैं टीचर हूँ। टीचर है। अच्छा मैं अभी मैम से पूछ रहा था ये जो अजमल मॉडल की बात होती है ना, आप अपने एक्सपीरियंस में कैसे रेट करेंगे? अजमल जी ने कितना काम करवाया यहाँ पे? वो यहाँ के 3 बार के सिटिंग एमपी हैं लगातार, वो और अच्छे बहुमत से वो जीत के आ रहे हैं। उन्होंने कितना काम करवाया और लोग कितने खुश या नाखुश? जी, एजुकेशन के सेक्टर में कुछ तो काम करवाया है, लेकिन उसका पीआर का जो टीम है वो कुछ हाई लेवल पे ही इसको स्प्रेड आउट कर रहा है। जितना किया है उससे ज़्यादा बताते। बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने खुद अपने मास्टर्स पुणे से किया है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से। तो उधर में जब था वह ऐसा ही कि मैं से कि आजमल सब कुछ फ्री पढ़ाता है, आपका कोई पैसा नहीं लेता, अगर आप बीपीएल फैमिली से है तो आपका सब कुछ फ्री हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं रियल में कुछ को फ्री पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी प्राइवेट जैसा है। बट हाँ, उसने कुछ सेंस लाया है। ठीक, तो ये एक एडुकेशन। और जो बाकी सेक्टर्स हैं, मतलब जैसे जैसे मैं छिंदवाड़ा से हूँ और वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ के जो लोकल एमपी हैं बड़े लंबे समय से जिनका रहा, तो वो उनके काम लोग वहाँ जाके गिनवा देते हैं। ठीक है, अब उनकी हर 5 साल में उनका भी मूल्यांकन होता ही है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप धुबरी वासी के रूप में बदरुद्दीन अजमल के काम को कैसे देखते हैं? एज एन एमपी ही इज़ ए बिग फेलियर। मतलब क्यों फेलियर मानते हैं? 15 साल में अभी भी शायद 15 भी मीटिंग नहीं किया है उसने धुबरी में रहता भी नहीं है, रहता नौगांव में है। आएंगे इलेक्शन के लास्ट में, कैसे करके पता नहीं इलेक्शन जीत जाते हैं। इलेक्शन जीत जाते हैं, डेवलपमेंट के नाम के अभी तक कुछ नहीं किया है। कैसे जीतते हैं इलेक्शन? एक मतलब क्या ट्रिक क्या है? ये मिराकल है, पता नहीं कैसे जीत जाते हैं। हर बार सेम एक ट्रेंड आता है कि इस बार आजमल तो गया लास्ट, इस बार वो नहीं जीतेगा। सेम ट्रेंड लास्ट 2 बार में आया था कि आजमल नहीं जीतेगा, लेकिन इलेक्शन के बाद समहाउ जीत जाता है। क्या कारण, मतलब इस नापसंदगी का क्या कारण है? एक तो आपने बताया कि अवेलेबिलिटी आते नहीं है यहाँ पे, ना गाँव में रहेंगे या बाहर रहते हैं। डेवलपमेंट नहीं किया। दादा क्या नाम है आपका? इंजामुल हक। अच्छा, मैं आपका लालन तक देखता हूँ। शुक्रिया, आप इंतजाम है। हाँ, चलिए बताइए। नहीं एक्चुअली क्या हुआ धुबरी में, मतलब वो डेवलपमेंट तो खास मतलब कोई भी काम नहीं हुआ। हाँ, और क्या होता है वो धुबरी में नहीं आता है, बाहर का ही है। तो एक्चुअली तो पहले जो हुआ था इस बार वो मतलब यहाँ पर नहीं जीतेगा। यहाँ पर इस बार कांग्रेस ही आएगा। कांग्रेस मैं भी चाहता हूँ ना जीते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आएगा तब वही जीतेंगे। क्या कोई साइलेंट वोटर है क्या? साइलेंट वोटर है उसका। क्या ये साइलेंट वोटर को वो क्या देते हैं ऐसा? जैसे आप कह सकते हैं अंधभक्ति जो है, आजमल का भी कुछ भक्त है। अच्छा, अजमल के भी भक्त हैं। हाँ, वो लोग मतलब आजमल साहब ने किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। शेर को पाला है तो खर्चा है तो होगा। ये आजमल साहब उस काट के है कुछ लोगों के लिए। अच्छा। तो जीत जाते हैं समहाउ। अच्छा, तो मतलब उनके भी इस तरह के फॉलोअर्स हैं। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकिबुल इस्लाम है। राकिबुल इस्लाम। आप मेरे ख्याल यहाँ के कांग्रेस कैंडिडेट का नाम भी राकिबुल ही है। वो भी बाहर का ही है, वो भी लोकल नहीं है। भैया तो बोल रहे थे कि आजमल बाहर से आए हैं, राकिबुल भी बाहर से है, वो भी नौगांव से है। नौगांव से वो दोनों जो कैंडिडेट है दोनों बाहर से है, लोकल कैंडिडेट्स कोई नहीं है। तो हमको मतलब हम अगर ना भी चाहे फिर भी बाहर का कैंडिडेट को हम सिलेक्ट करते हैं एमपी में। और अच्छा, आप भी पढ़ाते हैं। और गण परिषद की तरफ से जावेद इस्लाम है। जावेद इस्लाम साउथ बैंक से हैं, पर वो हैं धुबरी के। ठीक है, वो एक लोकल कैंडिडेट दिया गया। क्या वजह है आपको ऐसे लगती है कि जैसे 2 बड़ी पार्टियां हैं, यूडीएफ के बारे में हमने बात कर ली, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट भी बाहर से हैं, क्यों उनको क्या सोच के यहाँ का टिकट दे दिया जाता है? शायद माइनॉरिटी वोटर्स यहाँ पे ज़्यादा है। ये थिंकिंग रहती है कि भाई मुसलमान है तो एक मुसलमान कैंडिडेट खड़ा कर दो, और जिसको भी खड़ा करोगे वो जीत जाएगा, ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है उसका, वो मतलब वो पहले मतलब एक्स मिनिस्टर है ना, वो मतलब वो एग्रीकल्चर भी मिनिस्टर भी था पहले, वो मतलब वो पंचायत का मिनिस्टर भी था, तो कुछ काम किया था। मतलब रकीबुल वो धुबरी में कुछ काम भी किया था। तो उसको मतलब वो मतलब जब कांग्रेस था ना, मतलब वो गद्दी में था, तब तक मतलब वो धुबरी का मतलब वो मिनिस्टर है, तो इसीलिए मतलब वो सब जानता है, तो इसीलिए उसको खड़ा किया है। और तो अभी एमएलए है, अभी फिलहाल एमएलए है। तो मतलब ये एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जैसे टू माय नॉलेज असम में जितने
भी कैंडिडेट्स बीजेपी या एनडीए गठबंधन ने अनाउंस किए, उसमें से सिर्फ धुबरी में ही एनडीए ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है, जावेद इस्लाम, बाकी जगह नहीं। तो एक धुबरी को लेके एक वो थिंकिंग है कि हाँ भाई यहाँ तो आपको मुसलमान को टिकट देना पड़ेगा। तो अगर ऐसा है कि यहाँ यूडीएफ का कैंडिडेट मुस्लिम, कांग्रेस का कैंडिडेट मुस्लिम, अब हम देख रहे हैं कि एनडीए का कैंडिडेट भी मुस्लिम, तो अगर सारे ही कैंडिडेट कम्युनिटी से आ रहे हैं, वोट देने वाले भी मुसलमान हैं, तो ये मतलब मैं जो एक पूरे दिन से पिछड़ापन देख रहा हूँ धुबरी में, उसकी क्या वजह पाते हैं आप? कि लीडर तो कम्युनिटी से ही बन रहे हैं, फिर भी पनप नहीं रहा है धुबरी। ऐसा लगता है कि मतलब अतीत में आ गए हैं। मैं अपर असम से आया हूँ, गुवाहाटी होके आया हूँ। क्योंकि वो सोच है कि हमारा यहाँ का कोई अच्छा लीडर है नहीं अभी तक, इसलिए शायद वो हम इंपोर्ट करते हैं लीडर, एक्सपोर्ट नहीं कर सके अभी तक, लेकिन हम इंपोर्ट करके ले आते हैं मतलब हमारे धुबरी है तो सौर में तो गए होंगे, रिमोट एरिया जो है अभी तक कोई नदी द्वीप है, उस नदी के बीच में जो है उसका हम सौर कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो अभी भी ऐसा कोई लीडर नहीं आया कि इनके लिए कुछ करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, उधर एक स्कूल खोलेंगे। वो लोग हाई स्कूल के लिए भी उन लोगों को टाउन में आना पड़ता है, एक हाई स्कूल भी नहीं है, ऐसे ऐसे एरिया है। तो हमारे ऐसे कोई लीडर ही नहीं है कि इनके बारे में बात करें, बस आ जाते हैं कि धुबरी है, वोट मिल जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मतलब जैसे धुबरी से एमपी हैं अजमल और बड़ा एक्सपोर्ट उनका इत्र का है, लेकिन लीडर अभी भी धुबरी को इंपोर्ट ही करना पड़ रहा है, धुबरी लीडर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो एक जैसे अभी जितनी मेरी बात हुई, एक शिक्षा मुझे समझ में आया और एक स्वास्थ्य की समस्या लोग बता रहे हैं। और क्या मतलब यहाँ पे धुबरी वालों की और कौन से वो मुद्दे हैं जो आप चाहते हैं कि इलेक्शन में, जैसे आपका तो मानना है कि अब क्या ही हो पाएगा, लेकिन फिर भी जो मुद्दे होने चाहिए? मतलब पहला मुद्दा तो एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ का आसाम में लिटरेसी रेट सबसे लो है। तो पहला मुद्दा शिक्षा का होना चाहिए, दूसरा मुद्दा हेल्थ का होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अजमल एमपी तो है हमारा, लेकिन उसका हॉस्पिटल जो है होजाई में है, धुबरी में नहीं है, जहाँ के रहने वाले। हाँ जी। तो ऐसा अगर हो तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? मतलब यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में उसने कुछ भी किया नहीं है आज तक। एजुकेशन में लगभग किया है, कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन हेल्थ सेक्टर एकदम जीरो है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्रेजुएशन तक तो मतलब भोलानाथ कॉलेज है, कुछ कॉलेजेस है, ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए हमने इतना मतलब दौड़ना पड़ता है कि क्या बोले। कुछ लोग महाराष्ट्र चले जाते हैं, मैं खुद पुणे चला गया था क्योंकि इधर सीट नहीं था। तो ये सब प्रॉब्लम है इधर। और भी लोग अपनी बात इसमें जोड़ते रह सकते हैं। आप लोग इधर आ जाइए, इधर इस तरफ आ जाइए, या मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ जो, और फिर आप अपनी बात रखिए। अच्छा, आपसे मुझे नहीं, आप भी यहीं रहिए, सब लोग यहीं रहिए, तो तभी दिखेगा कि आप लोग हैं, वरना लोग बोलेंगे कि आदमी पकड़ के मैं बयान दिलवा रहा हूँ। जैसे दादा, आपका नाम क्या है? मिजानुर खंडूकर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं ये मेरा छोटा सा दुकान है, खुला नहीं है। अच्छा। साथ में सोशल वर्क भी करता हूँ। जो कुछ दिन पहले जो धुबरी जो मेडिकल कॉलेज में फ्री शहरी डिस्ट्रीब्यूट किया था, पूरा महीना हम लोगों ने किया था। तो यार सोशल छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, साथ में वो सोशल वर्क भी करता हूँ थोड़ा बहुत। सोशल वर्क करते हुए आप क्या किसी राजनीतिक दल से भी जुड़े हैं क्या? नहीं, हम लोग पूरा नॉन पॉलिटिकल है। अच्छा, मुझे आप कह रहे हैं नॉन पॉलिटिकल, मैं 2-3 पॉलिटिकल सवालों पे आपकी राय जानना चाहता हूँ, और बाकी लोगों से भी, जितने लोग खड़े हैं वो भी अपनी बात रखते रहें। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, उनके बयान आप लोगों ने सुने होंगे कि वो मतलब जब बात करते हैं कि वो असम में वो 14 सीट बताते हैं और वो कहते हैं कि 13 सीट तो हम लेके आएंगे। तो वो कौन सी छोड़ रहे हैं, वो मतलब उसके लिए कोई पीएचडी पॉलिटिकल साइंस पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑब्वियसली धुबरी की बात कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है जब आप वो चीज़ सुनते हैं तब? ये तो बहुत बुरा लगता है हमें, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि हम 13 सीट जीत जाएंगे और 1 सीट हम अजमल को दे देंगे। ऐसा तो मतलब बिजनेस हो, कॉमर्स हो गया ना, ये पॉलिटिक्स थोड़ी है। डेमोक्रेसी में ऐसा थोड़ी होता है कि 13 हम जीतेंगे 1 तुम ले लो, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये सब बयानबाजी करके मतलब उसका जो फैन बेस है वो कम हो रहा है दिन ब दिन। एक समय हम भी हेमंत बिस्वा शर्मा के फ़ैन थे, क्योंकि वो बहुत ही फैन थे आप? फ़ैन थे, क्योंकि वो बहुत, क्या वजह है? वजह यह है कि वो बहुत शूट पॉलिटिशियन है, और वो मतलब जब कांग्रेस में था तो मतलब एक अच्छा लीडर था। जब से मतलब बीजेपी में गए हैं तो एंटी मुस्लिम बातें जो करते हैं वो थोड़ा, तो उससे हम मतलब। पर जैसे
मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा तो ये कहते हैं कि मैं अरुणोदय चला रहा हूँ, वो तो मुस्लिम और हिंदू बिना देखे मिल रहा है, या चाहे बाकी या जो सेंटर की स्कीम है प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, आयुष्मान कार्ड हर किसी का बन रहा है, या राशन हर किसी को मिल रहा है। तो चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे जो सेंट्रल लीडरशिप हो बीजेपी की, वो कहती है कि भाई हमारी तो कोई ऐसी प्रधानमंत्री आवास हो, वो कहते हैं कि हमारी तो ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो हम हिंदू या मुसलमान को देख के देते हैं। नहीं, देखिए, मैं इसके बारे में मैं अपना राय देता हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा जो धुबरी का सीट जो सोच रहे हैं उसमें उनका ही फायदा है, क्योंकि यूडीएफ उनके साथ रहेगा, वैसी साहब उनके साथ रहेगा, और 2-4 दल ऐसा अगर आ जाएगा ना तो बीजेपी बिना कैंपिंग किए वो जीत जाएगा। अजमल ऐसा क्यों लगता है आपको कि अजमल अगर एचबीएस के साथ रहेंगे तो वो जीतेंगे? फायदा होता है क्या इन दोनों को एक दूसरे की बातों से? डेफिनेटली फ़ायदा है। अब अगर अजमल साहब है वो बीजेपी का जो जैसे भी है, जो अजमल साहब वो बीजेपी का तो जो है वो रहने से बीजेपी का फ़ायदा है, क्योंकि अजमल साहब जितना भी वोट काटेगा वो आपका माइनॉरिटीज़ का काटेगा। जो वोट कांग्रेस में जाने वाला है वही यूडीएफ में आएगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली वो बीजेपी का फ़ायदा है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्ट। अजमल मेरा मानना ये है, सपोज ये जो अजमल साहब धुबरी में हार भी जाता है ना तो रिकाउंटिंग कराएगा हेमंत बिस्वा शर्मा जी, रिकाउंटिंग करा के वो अजमल को जिता देगा। वो हार जाएगा तो उनके लिए खतरा है, ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो अगर हार भी जाता है तो आप लोग देखिएगा तो रिकाउंटिंग हो गया, रिकाउंटिंग के बाद बदरुद्दीन अजमल जीत गया। अच्छा, मतलब आपको ऐसा लगता है कि इतनी उनका रहने तो इतनी फायदा है। वैसे भी हार जाएंगे ना, उनको भी देखिएगा रिकाउंटिंग हो जाएगा, रिकाउंटिंग के बाद उनको मैंने वैसे जीत जाएगा। वैसी और अजमल रहने से बीजेपी का 100% फ़ायदा है। और अजमल यहाँ जो धुबरी में कॉन्स्टिट्यूंसी वो यहाँ पे एमपी है, यहाँ से क्या कर रहा है, आपने अभी बोला ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो नेता हम लोग का वो एक्सपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट मतलब जो भी है। अजमल यहाँ से क्या करता है, मतलब लेके जाता है यहाँ के लूट के हुजाई में सब मैंने वो करता है, यूनिट अपना यूनिट बिजनेस उधर में चला रहा है। फ्री अस्पताल हो या जो भी शिक्षा हो सब हुजाई में ही चलाता है। पहले जब जीत के आया था, पहला जब एमपी बनने से पहले आया था तो आपका फ्री खजूर वगैरह बहुत कुछ आपका रमजान महीने में मिलता था। अच्छा, जब वो चुनाव जीते नहीं थे, जब चुनाव नहीं जीते थे, अब चुनाव जीत गया, एक खजूर भी नहीं मिलता होगा शायद। पहले फ्री खजूर चल रहा था, बहुत कुछ फ्री राशन वगैरह बांटते थे, बहुत कुछ फ्री चल रहा था। अभी खजूर भी नहीं आएगा, नहीं मिल रहा है पब्लिक को। अच्छा, मुझे 2-3 चीज़ें, आप लोग भी आ जाइए, यहीं आ जाइए तब। अच्छा, नहीं आप वो देखना चाह रहे हैं, ये इस देश की समस्याओं में से एक है कि वो देखेंगे, वो बोलेंगे। पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। बोलिए। आप जो बोल रहे थे कि हेमंत बिस्वा शर्मा और सेंट्रल लीडरशिप बोलते हैं कि अरुणोदय स्कीम और जो मतलब इंदिरा गांधी आवास योजना वो मुसलमान के मिलता है, तो एक बेनिफिट हमें मिल रहा था कि हमारा यहाँ का मुस्लिम जो है वो बैकवर्ड है, बहुत ही बैकवर्ड है। और इन्हें अगर आप तो चौरेरी में गए हैं, आज चौरेरी में तो घूम के आए हैं, सब लोग बोलेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। तो हमारा यहाँ का मुस्लिम का बहुत गरीब तबका बहुत है हमारा मुस्लिम का, तो हमें एक बेनिफिट मिल रहा था। जो एग्जाम्स होते हैं नौकरी के, वो है EWS कोटा, वो इस बार हेमंत बिस्वा ने बंद कर दिया है। EWS कैसे बंद हो गया? बंद हो गया। हमारा गवर्नमेंट के तरफ से सर्कुलर आया था कुछ दिन पहले कि EWS कोटा APSC में, जो असम पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसमें मतलब पर वो EWS बंद हुआ तो फिर सबके लिए बंद हुआ होगा ना वो? सबके लिए, लेकिन मोस्टली मतलब माइनॉरिटी पीपल आर गेटिंग बेनिफिट। अच्छा, ठीक है, वो थेरी। मुझे एक और चीज़ जाननी है, क्योंकि सिंध हम उस इलाके में है जहाँ से ये बयान दिए जा रहे थे। पिछले दिनों धुबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग, अभी नॉमिनेशन हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पे बाद में चुनाव होने हैं, दूसरे फेज में चुनाव होने हैं। हाँ, दूसरे नहीं, तीसरे फेज में यहाँ चुनाव होने, अभी नॉमिनेशन नहीं हुए, लेकिन ये पक्का हो गया है कि जो प्रमुख दल हैं उनके कैंडिडेट्स कौन से होंगे। और अभी ज़बानी जमा खर्च काफ़ी हो रहा है। जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं रकीबुल जी, उन्होंने कहा कि अजमल बूढ़े हो गए हैं, तो अजमल कह रहे हैं कि मैं तो अभी भी शादी कर लूँगा, अभी भी जवान है, वो कह रहे हैं कि मैं अभी भी शादी कर लूँगा। जो चीफ मिनिस्टर है असम के, वो कह रहे हैं कि शादी करनी है तो पहले शादी कर लो, इलेक्शन के बाद नहीं कर पाओगे, UCC आ जाएगा। आप ये जो लैंग्वेज है उसके बारे में आपको क्या लगता है? ये तो मतलब अपने अपने वोट बैंकों को खुश करने का तरीका है शायद। मतलब ये अगर बोल दिया, मतलब मुस्लिम भी सोचेंगे अरे कि इतना पावर है, दम है अजमल में, हम तो इसी को वोट देंगे। या फिर हेमंत बिस्वा जब बोलेगा UCC आएगा, तब तो मतलब वो दूसरा ऑपोजिट वोटर जो है वो खुश हो जाएगा। मतलब ये अपने अपने वोट बैंक जो है उसको खुश करने का एक तरीका मतलब बना लिया है। लैंग्वेज जो है
लैंग्वेज जो है वो अभी ऑल टाइम लो है। हम लोग जब छोटे थे तब मतलब ओपोनेंट का जो पार्टी थे, जो लीडर थे, उनके प्रति एक रिस्पेक्ट रहता था। डिबेट में एक रिस्पेक्ट रहता था। अभी वो बिल्कुल नहीं है। आज वो बोल दे रहा है कि मुस्लिम इस देश का नागरिक नहीं है, मुस्लिम को हटाओ। उसके ऑपोजिट में कुछ रिएक्शन आ रहा है। मतलब अगर ये लोग लीडर है तो देश कैसे आगे बढ़ाएगा पता नहीं। मैं अपना ये लल्लन टॉप की वो आपका मैंने जरिए से मैं अजमल साहब को एक प्रश्न करना चाहता हूँ। अगर वो इतना अच्छा लीडर है अजमल साहब, तो वो अपना जो हुज़ाई है, हुज़ाई से क्यों नहीं एमपी लड़ते हैं? वो वहाँ पे क्यों वो नहीं करते चुनाव का, वो मतलब कैंडिडेट नहीं होते हैं? और उनका जो बेटा है जो भी है वो इतना, क्योंकि वो लोग इधर में आके क्या करते हैं, मैं अगर अच्छा लीडर हूँ, मैं अगर अच्छा बंदा हूँ, तो मैं अपना जो यूनिट है, अपना यूनिट से मैं जीत जाऊँगा। मैं अपना समष्टि से, मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में आराम से जीत जाऊँगा। अगर मैं बाहर में जाऊँगा तो लोग तो मुझे पूछेगा भी नहीं। तो अजमल साहब इतना अगर दमदार लीडर है तो अपना होजाई में वो जीत के दिखा दे। इधर में जो है वो जो भी वो गेम खेल रहा है, मुस्लिम का धुबरी का बंदा जो है वो सादा सीधा है, भोला भला है। हमारे इस धुबरी में आके वो सबको वो लॉलीपॉप देकर चूना लगा के वो जो पानी में जो फूकता है ना, पहले तो वो बोला जो खजूर वगैरह बहुत कुछ तो फ्री में देता था। आज का डेट में तो एक खजूर भी नहीं, खजूर भी नहीं देता है। तो उतना अगर वो कैंडिडेट अच्छा है, शादी 10 कर दे, 2 करे, 4 करे, 10 करे, वो उनका पर्सनल मामला है, वो करे, हमसे कोई वो लेना देना नहीं है। तो इतना अगर कैंडिडेट है तो अपना हुजाई में जीत के दिखा दे। अच्छा, मुझे 2 विषयों पर और बात करनी है। अच्छा, बड़े भाई, दादा क्या नाम है आपका? उबैदुर रशीद। उबैदुल जी, क्या करते हैं सर आप? मैं एक टीचर हूँ। अच्छा, आप भी पढ़ाते हैं। ज़्यादातर टीचर्स हैं, टीचर। ये अच्छी चीज़ है कि मतलब टीचर्स आकर के खुल के अपनी बात रख रहे हैं। सर, आप भी टीचर हैं क्या सर? आप क्या करते हैं? ऐसे बिजनेस। अच्छा, आप देख रहे हैं तो नहीं, देखना भी अच्छी चीज़ है। मैं 2-3 चीज़ों पर एक जनरल राय जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं। पहला, CAA 2019 में वो बना और अभी इलेक्शन से पहले जस्ट पहले वो नोटिफाई हुआ और उसको लेकर के अपर असम से हम आए, वहाँ पे एक दूसरे तरह का विरोध है। वो चाहते ही नहीं है कि CAA हो। धुबरी में, नागांव में, बारपेटा में हम लोग आते हैं तो वहाँ पे CAA का विरोध दूसरे वजह से हो रहा है कि उसमें से मुसलमानों को क्यों बाहर रखा गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर असम के, वो कह रहे हैं कि एक भी अनडिजर्विंग आदमी को अगर CAA से सिटीजनशिप मिल जाएगी तो मैं जिम्मेदारी लूँगा। आपको क्या लगता है, क्या आप कन्विंस हो रहे हैं उनकी बात? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अनडिजर्विंग मतलब डिजर्विंग तो पाकिस्तान में अहमदिया भी है और अफगानिस्तान में हज़ाराज भी है, ये भी डिज़र्व करते हैं, लेकिन इसको तो नहीं मिला ना CAA के ज़रिए, मतलब सिटीजनशिप नहीं मिलेगा क्योंकि वो मुस्लिम है, टैग जो है उसका मुस्लिम है। लेकिन मतलब वायलेशन ऑफ राइट तो उनके भी हो रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, हज़ारा के भी हो रहा है या इधर अहमदिया के भी हो रहा है, लेकिन इसका नाम इस एक्ट में नहीं है। अच्छा, आपकी बात हमने पहुंचा दी लोगों तक कि तो स्क्रीन पे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहें कि भाई मुस्लिम्स के पास तो इतने देश हैं जाने के लिए और यहीं क्यों आना है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? अरे हम हिंदुस्तानी हैं, हम दूसरे मुल्क में क्यों जाएंगे, हम हिंदुस्तान में रहेंगे ना। हम अरब भी नहीं है, तुर्क भी नहीं है, हम पार्शियन भी नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। अरे भाई, तो यहाँ पे रिलीजियंस की बात आना ही नहीं चाहिए। मेरा बाप दादा, मेरा पूरे के पूरे खानदान अगर मैं 100 साल 200 साल 300 साल तक करूँ तो ये धुबरी का ही है वो सब लोग। हम लोग हिंदुस्तानी है तो दूसरे मुल्क में क्यों जाए? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई CAA तो किसी को भेजने के लिए तो बनाया नहीं है, तो नागरिकता लेने का कानून नहीं, वो तो नागरिकता देने का कानून है। वो मतलब बांग्लादेश से जो लोग आए थे मेनली 1971 से पहले ही आए थे वो लोग, और उस वक्त बांग्लादेश नाम का कोई कंट्री बना भी नहीं था, तो उस बेसिस पे निकाल देना ये मतलब लॉजिकल नहीं है। अगर ये जो आप का के बारे में बोल रहे हैं ना, एक्चुअली दीज आर ऑल पॉलिटिकल एजेंडास, ठीक है। ना ही वो बाहर से कोई हिंदू लाएगा, ना ही बाहर से कोई मुस्लिम लाएगा। ये बस एक कहने की बात है, जो जुमला कहता है ना, ये तो ओवरऑल इंडिया में चलता है। अभी जो बीजेपी जो खेल रहा है, जो बीजेपी का क्या मुद्दा है, मुद्दा तो नहीं है ना, वो एक ही बात हिंदू मुस्लिम, वो का जो है ना वही बात है, बात वही है। वो कुछ आदमी को जस्ट एक सोच में गिरा देना है, हाँ अगर ये होगा, का से ये होगा, लेकिन होगा नहीं, कुछ इम्बैलेंस क्रिएट करो, यही इन लोगों का पॉलिटिक्स है। का भी ऐसा ही है,
देखिए ऐसा वो देखो कितना दिन का बात है, वो अगले मतलब 5 साल पहले का बात है, अभी फिर ला रहा है। वो इलेक्शन के पहले पहले ये सब लाएगा, तो इससे कोई सलूशन नहीं है। इसमें तो आइए दादा, आइए आप इधर आगे बताएंगे तब थोड़ा सा अच्छे से। सर बोल रहे हैं। तो नहीं, आप भी आइए, आप भी आइए, आएंगे बारी बारी से आएंगे। तो आप इधर तो आइए, आप धीरे से फिर सरक जाएंगे। एक और विषय पे मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ, जो अगेन एक काफ़ी भावनाओं से जुड़ा हुआ इशू है। जब हम धुबरी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता, और जैसे अभी हमने कहा भी कि हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ ने वो कह भी रहे थे कि भाई अजमल जी आपको शादी करनी है तो जल्दी कर लीजिए, बाद में नहीं कर पाएंगे तो यूसीसी आ जाएगा। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? यूसीसी को लेकर के धुबरी की आम जनता क्या सोचती है? क्या फ़ायदा होगा आप बताइए? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ले आएगा तो हेमंत को क्या फ़ायदा है इसमें, आप बताइए? क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है उसमें? कोई डेवलप होगा? किसी का कोई डेवलपमेंट आएगा? अरे हम लोग का अपना धर्म है, और ये इंडिया जब से स्वाधीन नहीं हुआ तब से ये चल रहा है। वी हैव आवर ओन लॉस, मुस्लिम पर्सनल लॉ, है कि नहीं? तो उसमें उसका दिक्कत क्या है? पहले बात इसको समझाना चाहिए ना। पर वो कहते हैं कि जैसे ऐसे कुरीतियां हैं, बहुविवाह और इस तरह के नहीं, इसमें ये तो नहीं है, अभी नहीं है। ये जो पहले था वो सब अब नहीं है। अभी जो 18 साल का बाद वो ठीक है, वो ठीक किया तो वो बंद हो गया। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ले आएगा तो इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है। आप लोग क्या का जो थोड़ा देर पहले का मामला है भाई। ये मैं का जो पहले बताया था, मैं उसके बारे में एक ही बात बोलना चाहता हूँ। जो हमारा जो हिंदू भाई ब्रदर्स है, जो वो लोग बोलता है बांग्लादेश से, उधर से जो बांग्लादेश अफगानिस्तान जितना भी हिंदू भाई ब्रदर्स है उनको लेके आएगा, घर पर लैंड देगा, नौकरी देगा, ठीक है, अच्छी बात है। पहले हमारा इधर में इंडियन जो हिंदू भाई ब्रदर्स है उनको पहले एक अच्छा घर दे, एक नौकरी दे, उसके बाद देने के बाद अगर इधर में हमारे हिंदू भाई ब्रदर, इधर से हमारा मुकेश जी है, ये बिहार से आके यहाँ पे काम कर रहा है, उनको एक अच्छा घर दे, अच्छा नौकरी दे। उनके बाद जब पूरा हिंदू भाई ब्रदर्स जब ख़त्म हो जाए, उनके बाद बाहर से लाने से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले अपना अंदर में जो हिंदू भाई ब्रदर्स है इंडिया में, उनको पहले नौकरी और घर का व्यवस्था कर दे, ये मेरा कहना है। बाकी अगर आप प्रोसेस से जाएगा समझ एक करके मैं फिर से आपके पास लौटूं। आप जैसे अगेन 2 और टीचर्स हैं हमारे साथ, आप लोगों का मतलब मैं आपकी पर्सनल ओपिनियन भी जानना चाहता हूं, और इन जनरल जो लोगों की राय है धुबरी में यूसीसी को लेके, वो क्या सोचते हैं? क्या वो इसे एक रिफॉर्म की तरह देखते हैं, या एक एनक्रोचमेंट ऑन राइट्स की तरह देखते हैं, या एक जैसा बीजेपी लगातार कह रही है कि ये समाज सुधार की बात है, इसके अंदर इसमें महिलाओं के अधिकार की बात है ना, इक्वल राइट्स की बात है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात है। इन सारी चीज़ों को लेकर के धुबरी में आम लोग क्या सोचते हैं, और आप अपनी पर्सनल ओपिनियन भी दे सकते हैं। मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये वर्ड जो है यूनिफॉर्म, कि सबके लिए एक कानून होगा, तो इसमें से ट्राइबल्स जो है उसको एक्सक्लूड करने का कोई तरीका ही नहीं बचा। अगर यूनिफॉर्म है तो नाम दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन ट्राइबल्स को इससे हटा दिया क्योंकि दंगा होगा, मतलब वो प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए वो इस मतलब ट्राइबल्स को हटा दिया। लेकिन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया क्योंकि इसमें बेनिफिट है, उसका वोट मिलेगा इसमें। जो वोटर्स है, मतलब जो वोटर्स उस दल के हैं, वो वोट्स उसको देंगे क्योंकि मुस्लिम का मतलब वायलेशन होगा राइट का। ये तो राइट है ना, राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्रैक्टिस वंस ओन रिलीजन है। इसमें मतलब रिलीजन अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया ना हमारा। तो मेरा राय यही है। आपकी क्या राय है सर यूसीसी के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में? जी देखिए, समान नागरिक जो ये लोग बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। विवाद होना ठीक नहीं है, बाल्य विवाह जो कहते हैं वो अभी नहीं था, 40 साल पहले सब था। आप कब से सर रहते हैं धुबरी में? यहाँ क्या नाम हुआ आपका? मुकेश ठाकुर हुआ। अच्छा, क्या करते हैं? मैं 92 से रहता हूँ, नाई हूँ, बालबड़ काम करता हूँ। मेरा दादाजी थे, पिताजी गए, मैं यहाँ के रेसिडेंट है, मेरा भी एनआरसी यहीं का है, सब मेरा ही है। अच्छा, आपका भी बना है एनआरसी? जी जी जी, मेरा भी यहीं का है। मेरा जन्म कर्म गोलागंज समष्टि में थे, धोबरी में मैं 92 में यहाँ पे आए थे। तो ये जो बता रहे हैं ये लोग सही बता रहे हैं, समझे ना, गलत नहीं बता रहे हैं। विशेष नहीं बोलेंगे इसलिए हमको दिक्कत है थोड़ा गर्दन का,
बैठा हुआ है, सर्दी है, खांसी है, इसका तो बहुत दिक्कत होता है बोलने में। एक छोटी सी बात जो आप वहाँ कह रहे थे कैमरे से बाहर, आप महंगाई को लेके कुछ कह रहे थे। बहुत उतना महंगाई है, महंगाई तो बहुत बढ़ गया है, बहुत महंगाई बढ़ा है। और 5 किलो चावल देते हैं उस पर तो संसार ना चलेगा। महंगाई बहुत है, जितने पब्लिक है सबके बिजी करके रखा हुआ है। वो अपने जो है काम मोदी जी सारे काम कर रहे हैं, सब पब्लिक के बिजी करके रखे हुए हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। ऐसा ना है हिंदूवादी है तो मैं हिंदू हूँ, मेरा घर दे, नौकरी दे, तब ना पूछेंगे जब मैं हिंदूबाजी हूँ, हम हिंदू है, अब मुसलमान को नहीं दिए हमको दिए, तब ना हम सपोर्ट करेंगे किसी को। सपोर्ट कब करता है? इधर ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिस्तान है, एक जगह पर हर जात रहना चाहिए, वो समाज बहुत बढ़िया रहता है। जाति पाते करेगा तो वो अच्छा नहीं हुआ। मैं हिंदू है तो हमको घर दे, सर्विस दे बच्चों को, तब सोचेंगे जना मेरा पार्टी बढ़िया है, मैं पार्टी के लिए मरूंगा। हम तो आज तो नहीं है ना, कांग्रेस सरकार था उस टाइम में भी बहुत अच्छा था, उसी टाइम में बहुत अच्छा था। एक आखिरी सवाल मेरा आप लोगों से है जो लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे बताया गया कि धुबरी में पहले नहीं थी, अब थोड़ा थोड़ा ड्रग्स की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्या आप लोगों ने भी इस चीज़ को अनुभव किया? हाँ, बहुत मतलब रात के 8-9 बजे के बाद थोड़ा प्रॉब्लम होता है। या कुछ एरिया है धुबरी में और रात को जाना भी रिस्की हो जाता है, क्योंकि वो लोग ड्रग्स ले पहले जबकि ऐसा नहीं था, पहले से ही है। धुबरी का आप ज़्यादा हो गया आप बहुत ज़्यादा हो गए। क्या 90 से आप बता रहे हैं? हाँ, ये तो क्या अभी बढ़ी है? हाँ, क्या अब ये प्रॉब्लम बढ़ गई? बहुत बढ़ गया। ये जो कहाँ से आता है दादा ड्रग्स? ड्रग्स का प्रॉब्लम तो एक्चुअली कहाँ से आता है, ये तो नहीं, सोर्सेस मतलब कहाँ से। हाँ, ये ड्रग लड़के ये जो कर रहे हैं नशा गली गली में, वो कहाँ से मतलब खरीद रहे हैं और उनके कहाँ? नेक्सस है, बहुत बड़ा नेक्सस है। देखिए ये तो जैसे कि अब बंगाल भी एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, वहाँ से बहुत पहले से आता है, बंगाल से। इधर बॉर्डर है, हाँ, इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो ज़्यादातर जब तक क्योंकि असम का एंट्री बंगाल से है, अगर कोई भी चीज़ आएगा तो वो बंगाल से ही आएगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन तो इधर नहीं होता है ना, वो बाहर से। जो अभी जो चल रहा है वो पाव नाम का है। पाव? हाँ। क्या होता है सर? वो सीसी में आता है, ब्राउन शुगर टाइप, और नीला, लाल, पीले, ये सब कलर का होता है। तो ये तो पाव का नशा हो रहा है। हाँ, उसको पाव का नशा कहते हैं। हाँ, वो ऐसे बीड़ी में या सिगरेट में लेके वो ऐसे करके उसको नशा लेते हैं। कभी कभी वो इंजेक्शन भी देते हैं, वही चीज़ पानी में मिला के वो देते हैं। लेकिन जो पहला जो नशा धुबरी में आया 90 के, जब लोग 91 मतलब हम लोग कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, तब हमारे सर्कल में ही कुछ लड़का था जो वो लोग कफ सिरप, पहले जो आया वो कफ सिरप, फिर नींद का टैबलेट, ये सब पहले आया। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता रहा, एक्सट्रीम लेवल तक गया ये कफ सिरप और ये टैबलेट। तो फटक करके वो चेंज हो के अभी वो जो ड्रग्स, जो ये जो पाव का सीसी, ये ज़्यादा चल रहा है अभी। तो क्या इस वजह से क्राइम बढ़ रहा है धुबरी में? क्राइम तो बढ़ेगा, ये नेचुरल सी बात है ना। अगर कोई नशा करेगा, भाई नशे के लिए पैसा चाहिए। हर आदमी अगर नशा में आएगा तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो पैसा तो नहीं मिलता ना। कभी वो ऐसा कुछ वाक़या है कि कोई जाके घर में वो माँ को मारेगा, बाप को मारेगा, घर भाई को मारेगा, पैसा दे दो मुझे, नहीं तो चोरी करेगा, डकैती करेगा, इधर से लेगा उधर से लेगा। ये तो हर जगह में है, ये ऐसे ही चलता रहता है और ये बहुत ज़्यादा हुआ है। और एक्चुअली ये बहुत बड़ा नेक्सस है, ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये कोई चाहता ही नहीं कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। ये स्ट्रीमलाइन हो रहा है। अच्छा, नशे का कारोबार स्ट्रीमलाइन हो रहा है कि अब ये हाथ से वो हाथ, वो हाथ से वो हाथ, मतलब अल्टीमेटली वो पॉलिटिकली लिंक्ड है। ये सोचिए, ये हर जगह में पॉलिटिकल लिंक है, कहीं भी जाओ कोई बिजनेस करेगा। इसका एक आइडिया ये है कि अगर एक क्लास 3-4 का बच्चा भी चाहे, अगर आज उसने मन किया कि मुझे ड्रग्स लेना है, ये पाव, हाँ पाव कुछ भी हो, कल तक उसके पास आ जाएगा, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ सकते लोग। मतलब एक
क्लास 3-4 का स्टैंडर्ड का बच्चा, वो लोग ड्रग्स के बारे में जानते हैं, कहाँ मिलते हैं, पुलिस नहीं जानता। ये कैसा बात हुआ? मतलब यहाँ पे मैं कहूँगा ये आइडोनी है। एक सोर्स है, मतलब ये सर जो कहा यहाँ पे बॉर्डर है वेस्ट बंगाल का, वो आता है। और एक डेंजरस जोन है, वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट के साथ म्यांमार का कनेक्टिविटी है, और वो गोल्डन ट्रायंगल में आता है, तो उससे भी आते हैं मतलब drugs। इन्वॉल्व है। लास्ट टाइम एक डीएसपी इसके लिए वो हुआ था, सस्पेंड हुआ था धुबरी का। बच्चा उनको पता है कि ड्रग्स कहाँ मिलता है, पुलिस को नहीं पता है। कैसा बात हुआ? मतलब मैंने बताया ना, इसमें लिंक्ड है, पूरा लिंक्ड है। ये नेक्सस बहुत बड़ा नेक्सस है, ये करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों का। ये बिजनेस जो करता है ना, मेरा एक मतलब रिलेशन में था, वो मुझे बताया कि मेरा 2 करोड़ का माल पकड़ा गया। अच्छा, आप जानते हैं ऐसे क्या जिसका 2 करोड़ का पकड़ा गया माल? हाँ, मेरे को बोला है, ये मेरा 2 करोड़ का माल पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया अभी वो पता नहीं। मतलब वो लोग जब चाहेगा ना आपको पकड़ेगा, तो कैसे भी करो वो पकड़ जाएगा। अगर जिसको नहीं चाहेगा वो नहीं पकड़ेगा, यही बात है। 2-3 महीना पहले यहाँ पे एक बच्चे ने अपने माँ को ही मार डाला, क्योंकि उसके पास ड्रग्स के लिए पैसा नहीं था। तो माँ को जाके पूछा कि पैसे दो, नहीं दिया, शायद कुछ हुआ होगा, माँ को ही मार डाला। ये धुबरी में हुआ? धुबरी में, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, कॉलेज रोड में ही। 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 500 मीटर ही होगा। जहाँ पे ये वीडियो एरिया में ही है, आसपास का यहाँ पे ही है, तो भोलानाथ कॉलेज जो है। तो मतलब ये एक सीरियस प्रॉब्लम अब ये ड्रग्स की आपके धुबरी में बन गई है। और कोई चीज़, जैसे आपने शिक्षा पे बात की, स्वास्थ्य पे बात की है, आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है आपके सूबे की, आपके अनएम्प्लॉयमेंट, क्या काम करते हैं यहाँ के लोग और क्या करने जाना पड़ता है? यहाँ के लोग, मैंने जितना वो किया, मैंने बोला थोड़ी देर पहले, हमारा एमपी साहब इधर से धुबरी में कुछ देने के जगह में लेके वो हो जाए अपना एजुकेशन हब बना दिया। उधर में पूरा एम्प्लॉयमेंट जो जितना भी है उधर में दे दिया, इधर में कुछ नहीं रखा, इधर में लूट के उधर में करता है सब कुछ। तो इधर में जो एमपी है उनका बहुत बड़ा कारोबार है। 55 मैंने सुना है उनका 55 कंट्रीज में बिजनेस है। तो वो आजमल साहब अगर चाहेगा तो बहुत हद तक वो अनएम्प्लॉयमेंट को वो करके, मतलब वो आप कह रहे हैं कि 55 देशों में बिजनेस है, तो एक धुबरी में कोई बिजनेस उन्होंने खोला है? नहीं, उधर बिजनेस खोला है कमाने के लिए, खुद के लिए, लूटने के लिए। कौन सा? कॉलेज खुला है, एजुकेशन कॉलेज खुला है। अच्छा, क्या कोई ऐसा उद्योग धंधा फैक्ट्री कोई? कुछ नहीं खुला है, बंद हो गया। माचिस फैक्ट्री एक था हमारे यहाँ, लेकिन वो बंद हो गया। आज तक कोई मतलब इनिशिएटिव कोई भी सरकार ने नहीं लिया कि रीओपन करे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आए थे ना आजमल साहब, जब आए थे तब बोला था, वो कमिटमेंट किया था, जो बंद हुआ जो मैस फैक्ट्री है वो फिर से दोबारा खोलेंगे। लेकिन वो अपना वो तो खुला नहीं, वो अभी बिक्री भी हो चुका है शायद, पता नहीं। लेकिन अपना जो धंधा है वो अपना, वो जो जगह जगह अपना एजुकेशन हब जरूर खुल रहा है, पैसा कमाने का मशीन जो। और यहाँ पे इरिगेशन पे एक और चीज़ हो रहा है कि सुपर 40 नाम का एक इनका कुछ स्कीम है, सुपर 40। लेकिन उधर सुपर 40 में 500 से ज़्यादा स्टूडेंट है। अच्छा। नाम है सुपर 40, लेकिन सुपर 40 में आपका कितने बच्चे निकल जाते हैं वहाँ से? मतलब नीट की शायद तैयारी होती है? नीट की और हायर सेकेंडरी की भी तैयारी होती है, मैक्सिमम 1-2 रनिंग स्टूडेंट को। आप अगर परसेंटेज निकले तो मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 500 टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो अगर निकाले तो परसेंटेज बहुत लो होगा। और कितने को नीट मिला है तो वो मतलब हाफ % भी नहीं होगा। 500, 600, 1000 इतने बच्चे एग्जाम देते हैं, उनमें से 2 साल को नीट मिल जाता है। तो ये तो कहीं से भी हो जाता है। 40 में नहीं भी रहते तो उनको मिल जाता। तो अगर जो जिन बच्चों को नीट मिल जाता है, वो अगर आजमल सुपर 40 में नहीं भी रहते ना, वो निकल जाते कैसे भी करके। इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, इनको भी होगा। ये दोनों आजमल कॉलेज में रह चुके हैं, तो शायद ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। अजमल कॉलेज में? हाँ, कैसा माहौल था अजमल कॉलेज में पढ़ाई का? देखिए, ये अजमल कॉलेज जो है ना, एक्चुअली इन लोगों का जो इस्टेब्लिशमेंट है ये टोटली बिजनेस ओरिएंटेड है। वो लोग आपको कुछ जैसे कि कुछ ऐसा देगा कि फ्री एडमिशन हो रहा है, ये सब सिस्टम होता है कि फ्री आ जाओ स्टूडेंट। हाँ, तो फ्री में ठीक है लिया,
लेकिन उनका जो 10,000 का जो स्कॉलरशिप आएगा ना वो लोग ले लेगा। ये होता है अजमल कॉलेज में। हाँ, ये होता है। मैं तो वहाँ पे नौकरी किया है ना, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। ये ऐसा करके लेता है, जैसे कि वो उसने बताया कि आज सुपर 40 का मतलब क्या है, देयर शुड बी ओनली 40 स्टूडेंट्स, बट इन द नेम ऑफ सुपर 40। सो उसमें क्या है, सीख है सुपर 40 में कुछ फ्री में एडमिशन होता है, वो लोग का मंथली इनकम भी, मंथली भी वो लोग को फ्री मिलता है, बहुत कुछ फ्री मिलता है। लेकिन बाकी जो 500 स्टूडेंट्स लेता है उसका तो बहुत मतलब जो उन लोग का ड्यूज होता है तो 2 लाख का करीब होता है ईयरली, तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। कौन रहा है अजमल कॉलेज में? ठीक है, एक डार्क साइड और है कि मेरा खुद का एक भतीजा था, 97,000 देके एडमिशन लिया। 2 महीने बाद उसको समझ में आया कि साइंस मेरे से नहीं होगा, तो उसने कॉलेज चेंज करना चाहा। तो अभी कॉलेज चेंज करने के एनओसी तभी देंगे जब 2 साल का फीस क्लियर करेंगे। अभी वो गांव के लड़का है, उसके बाप मजदूरी करते हैं, 97 वो ये डेप्ट में था, अब कैसे करेगा? अभी वो लड़का हायर सेकेंडरी साइंस में ही दिया, कुछ 41%, 42% ऐसा आया था। लेकिन वो बार बार बोला था कि अगर मैं आर्ट्स लूँगा तो अच्छा करूँगा, लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि मतलब जो ट्रैप में फंस गया था कि अगर यहाँ से निकलना है तो 2 साल का फीस क्लियर करना है। ये अजमल कॉलेज की बात बता रहे हैं, क्या नाम? अच्छा, अजमल कॉलेज का जो सुपर 40। हाँ, उसमें तो ये है, आपको इस बातचीत से अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि जो अजमल मॉडल है उसकी सच्चाई क्या है। जो धुबरी के आम लोग हैं वो उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में, यहाँ के चीफ मिनिस्टर के बारे में, जो केंद्र में सरकार है उसके बारे में, और जिन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है या इस चुनाव में जिन मुद्दों की चर्चा ज़्यादा है उनके बारे में सोचते क्या हैं और उनकी अपनी तकलीफ़ें क्या हैं, उनकी अपनी दिक्कतें क्या हैं। हम असम की जो हमारी इलेक्शन कवरेज है लगभग उसको पूरा कर चुके हैं। हम असम की पूरी जनता को और धुबरी की जनता को शुभकामना देते हैं कि अब चुनाव आ रहे हैं, उन्हें चुनना है अपने लिए एक बेहतर कल को, जिससे वो सही पाएँ, जिसकी नीतियों को वो ठीक पाएँ, उन्हें वो चुनें, लेकिन वोट ज़रूर दें। धुबरी से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल, आप देख रहे थे दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा।